नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक अंदाज में हुआ भव्य स्वागत। आज स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री के शानदार अभिनंदन की कड़ी में पारंपरिक स्लोवाक लोक नृत्य प्रस्तुति भी हुई। वहीं लुचनित्सा कला दल ने प्रधानमंत्री का स्वागत वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ किया। साल 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंधों में काफी प्रगति देखने को मिली है। प्रधानमंत्री से मिलने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने बेहद खुशी जताई। लोगों ने इसे यादगार पल बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से व्यापार, निवेश और ऑटोमोबाइल व रेलवे मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई क्षेत्रों में परस्पर सहयोग की नई इबारत लिखे जाने की उम्मीद है। स्लोवाक सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 2024 में भारत स्लोवाकिया द्विपक्षीय व्यापार $1 अरब को पार करते हुए रिकॉर्ड $1.3 अरब दर्ज किया गया। वहीं 2025 में ये और बढ़कर $1.8 अरब पहुंच गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की नीस में मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में विस्तार पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। पीएम और राष्ट्रपति मैक्रो की बैठक में भारत फ्रांस इनोवेशन रोड मैप 2030 तय किया गया। दोनों देश एआई गवर्नेंस पर केंद्रित साझा एआई वर्किंग ग्रुप स्थापित करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके सफल सबसे लंबे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कार्यकाल भारत को सुदृढ़ बनाने की उनकी दृढ़ता दर्शा रहा है। फ्रांस के एवियन शहर में होने जा रहे G7 शिखर सम्मेलन, मेक इन इंडिया, PLI योजना और बुनियादी ढांचे में बढ़ते निवेश से भारत पहले इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यदि चीन घरेलू मांग बढ़ाता है और यूरोप निवेश बढ़ाता है तो भारतीय निर्यातकों के लिए नए बाजार खुल सकते हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज से पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया है। जेवर से पहले कमर्शियल उड़ान को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पहली उड़ान से करीब 170 किसान, जिनमें 20 महिलाएं भी शामिल हैं। पहली फ्लाइट से सफर करने वाले ये वे किसान परिवार हैं जिन्होंने प्रदेश और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए अपनी जमीन एयरपोर्ट निर्माण के लिए उपलब्ध कराई। केंद्रीय आयुष प्रताप राव जाधव मंत्री ने नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में योग दिवस पर अपने संबोधन में कहा कि मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे। इसके साथ ही हुगली नदी पर 500 नावों पर एक साथ योग अभ्यास का भी विशेष कार्यक्रम रखा गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। नीस शहर में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम में पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में नवाचार अब एक संस्कृति बन चुका है, जिसे देश के 2,30,000 स्टार्टअप से निरंतर बढ़ावा मिल रहा है। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की जांच की आंच अब तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। प्राथमिक शिक्षा भर्ती मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को तलब किया था, जिसके बाद वे कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स में ईडी के दफ्तर में पेश हो चुके हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को दुरुस्त करने की सबसे बड़ी कवायद शुरू होने जा रही है। चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य में आज से एसआईआर की शुरुआत हो रही है। इसके लिए बीएलओ को 24 जून तक विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। 25 जून से घर घर जाकर वोटरों का सत्यापन कार्य शुरू होगा। बूथ लेवल अधिकारी प्रत्येक मतदाता का सत्यापन करेंगे। फर्जी, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी राजनीतिक उठापटक दिल्ली में भी देखने को मिली। रविवार को टीएमसी के कई बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर लोकसभा में अलग से बैठने की मांग की।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति इनक्लेव में आयोजित पुस्तक विमोचन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शिलांग के दौरे पर रहेंगे। आज दोपहर को 3,214 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित मेघालय की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली में हीरो एंटरप्राइज द्वारा आयोजित माइंड माइंस समिट का शुभारंभ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त बफर स्टॉक उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप वैन के अनियंत्रित होकर कुएं में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सोलापुर जिले में सड़क हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र के सोलापुर ग्रामीण इलाके में एक दुखद हादसे में हुई मौतों से मुझे गहरा दुख हुआ है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोलापुर जिले में सड़क हादसे पर दुख जताया। एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक वाहन दुर्घटना में लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहन संवेदनाएं व्यक्त करती हूं। उत्तराखंड के खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने नगला तराई में पूर्णागिरि मंदिर परिसर में साफ सफाई की। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। विकसित भारत युवा संसद 2026 का आयोजन आज से 17 जून तक संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में होगा। इसका उद्देश्य युवाओं को संसदीय कामकाज और नीतिगत विचार विमर्श का व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना है। अयोध्या में राम मंदिर के दान घोटाले को लेकर चल रही जांच के बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिस तेजी से एसआईटी का गठन किया, वे प्रशंसनीय कदम है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विज्ञान, स्टार्टअप और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारतीय भविष्य के विकास के स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में महोत्सव की औपचारिक शुरुआत होगी, जबकि फिल्मों का प्रदर्शन कल सुबह से शुरू होगा। इस वर्ष प्रतियोगिता वर्ग में 144 फिल्में शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जन कल्याण अभियान के तहत नमो घाट पर योग सप्ताह का शुभारंभ। हर साल 15 जून को विश्व वायु दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पवन ऊर्जा के महत्व को रेखांकित करना और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में इसकी भूमिका को बढ़ावा देना है। भारत का पवन ऊर्जा क्षेत्र पिछले 1 दशक में तेजी से आगे बढ़ गया है। देश की स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता मार्च 2026 तक बढ़कर 56.009 गीगावाट हो गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 1 दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 के लिए रथ बनाने की तैयारी। अक्षय तृतीया पर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ ये काम शुरू हुआ, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के 3 भव्य रथों को तैयार करना और उन्हें जोड़ना शामिल है। अयोध्या में सोमवती अमावस्या के अवसर पर सरयू नदी घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। भक्तों ने पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की। पूरे घाट क्षेत्र में आस्था और भक्ति का माहौल देखने को मिला। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के अवसर पर हर की पौड़ी पर पावन स्नान के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। पर्यटक श्रीनगर की डल झील में शिकारा की सवारी का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तर भारत में गर्मी के चलते पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ओडिशा का प्रसिद्ध कृषि एवं सांस्कृतिक पर्व राजा पूरे राज्य में पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
दिल्ली चिड़ियाघर ने अपने परिसर में एक नागरिक विज्ञान पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य पक्षी निगरानी और जैव विविधता संरक्षण में जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना है। राजधानी दिल्ली में सुबह सुबह बारिश से मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने आज शहर के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 6 से 7 दिनों तक अत्यधिक तेज वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों, कर्नाटक के कुछ भागों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और दक्षिण छत्तीसगढ़ से सक्रिय हो जाने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। दूसरी ओर मराठवाड़ा में लू चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में भी अगले 2 दिन तक गर्मी और उमस रहेगी। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल और नंग्याल जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। शनिवार रात से हो रही तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया और निचले क्षेत्रों में भी पानी भर गया। हलहरवी और गुलियम गांवों में सड़क पर पानी भर जाने से वाहनों की आवाजाही रुक गई और यम मिगनूर मंडल में नाले के उफान पर आने से कादीवेला गांव के पास मार्ग बाधित हो गया। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए एक्सप्रेस 100 में आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की जियोग्राफिकल इंडेक्स रजिस्ट्री ने असम के 4 खास सांस्कृतिक और कारीगरी वाले उत्पादों को GI का दर्जा दिया है। इस सर्टिफिकेशन प्रोसेस में नाबार्ड ने मदद और सहयोग किया है। GI टैग किए गए उत्पादों में कार्बी आंगलोंग हैंडलूम उत्पाद, असम बिहू पेपा, असम बांस शिल्प और देउरी हैंडलूम उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद भारतीय बाजार की धमाकेदार शुरुआत हुई है। आज सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त के साथ हरे निशान खुले। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किस्त जमा करने की अंतिम तारीख आज है। ये नियम उन लोगों पर लागू होता है जिनकी सालाना टैक्स देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा होती है। पिछले 12 वर्षों में देश के उर्वरक क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति आई है। ताज़ा जानकारी के अनुसार पिछले 12 वर्षों में देश के भीतर 6 नए आधुनिक यूरिया प्लांट्स स्थापित किए गए हैं। इन प्लांट से हर साल उत्पादन में 76.2 लाख मीट्रिक टन की शानदार बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं भविष्य में 2 और नए यूरिया प्लांट्स चालू होने के लिए तैयार हैं। यूरिया उत्पादन में भी नया रिकॉर्ड बना है। वर्ष 2014-15 में जहां देश का यूरिया उत्पादन केवल 225 लाख मीट्रिक टन था, वहीं वर्ष 2024-25 में देश ने 306.67 लाख मीट्रिक टन का मजबूत उत्पादन दर्ज किया। भारत औद्योगिक विकास योजना यानी भव्य योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 33,660 करोड़ रुपए की लागत से देश भर में 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। भारत औद्योगिक विकास योजना देश में नई पीढ़ी की औद्योगिक अवसंरचना विकसित करने की दिशा में एक साहसिक और दूरदर्शी कदम है। उद्योग जगत का मानना है कि ये योजना भारत के औद्योगिक विकास को नई गति देगी। औद्योगिक विकास को मिलेगी गति 60 और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि भारत सतत आर्थिक विकास के लिए मजबूत स्थिति में है, लेकिन उन्होंने लगातार प्रयास, नवाचार और सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां आने वाले हफ्तों में एथेनॉल फ्रेंडली वाहन लॉन्च करने की तैयारी में हैं। फॉसिल फ्यूल आयात कम करने के लिए 100% एथेनॉल ईंधन के उपयोग को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में मेमोरी चिप निर्माण में निवेश बढ़ने की संभावना है। साथ ही उन्होंने मौजूदा कंपनियों द्वारा उत्पादन बढ़ाने की भी बात कही। रूस के यूक्रेन पर ताज़ा भीषण हमले जारी हैं। राजधानी कीव में हुए हमले के बाद यूक्रेन के ऐतिहासिक और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर आग लग गई। कीव पर हमले में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 23 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में भी इमरजेंसी सर्विस के 5 बचावकर्मी मारे गए हैं और कई लोग घायल भी हुए हैं। वहीं सूमी में भी एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हुए। रूस के इन बड़े हमलों के बाद लोग अब अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में शरण ले रहे हैं। कीव में रात भर लोग मेट्रो स्टेशन पर ही छिपे रहे। वहीं हमलों के बाद कीव बिजली आपूर्ति ठप हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ शांति समझौते की घोषणा कर दी है। अब दोनों देशों के बीच इस समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। वहीं इस घोषणा के कुछ घंटों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए कहा कि अगर ईरान अमेरिका के साथ अंतिम परमाणु समझौता साइन नहीं करता है तो अमेरिका फिर से तेहरान पर सैन्य हमले शुरू कर सकता है। वहीं ईरान ने भी शांति समझौते पर सहमति जताई है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने ईरानी सरकारी टीवी पर एक इंटरव्यू में लेबनान सहित कई मोर्चों पर युद्ध और सैन्य अभियानों को तुरंत और हमेशा के लिए खत्म करने की पुष्टि की। साथ ही उन्होंने बताया कि अंतिम समझौते के लिए 60 दिनों की अवधि में बातचीत होगी। हालांकि इस बीच उन्होंने साफ किया कि अगर दूसरी तरफ से उल्लंघन होता है तो तेहरान इसे और ज्यादा सख्त कदम उठाएगा। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि शुक्रवार को हुर्मुज जलडमरू मध्य पूरी तरह से खुल जाएगा। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि उनकी बड़ी डील से पूरे इलाके में शांति और सुरक्षा आएगी। शांति समझौते पर राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि कई राष्ट्रपतियों ने ईरान के साथ शांति बनाने की कोशिश की है, लेकिन मुझसे पहले सभी नाकाम रहे। पहली बार ऐसा राष्ट्रपति मिला है जो उन्हें असली शांति दिलाने में मदद कर सकता है। जापान ने यूएस ईरान पीस डील का स्वागत किया है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि जापान को उम्मीद है कि इस समझौते को ठीक से लागू किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए हुर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया ने दुश्मनी खत्म करने की दिशा में यूएस ईरान समझौते का स्वागत किया। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि ये शांति समझौता पूरी दुनिया के हित में है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने के लिए हुई समझौते का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में बिना किसी रोक टोक के आवाजाही बहाल होनी चाहिए। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते पर खुशी जाहिर की। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की खबर से तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज हुई है। तेल की कीमतों में करीब 4% की कमी हुई है। 14 जून को व्हाइट हाउस के साथ लॉन में राष्ट्रपति ट्रंप के 80वें जन्मदिन का जश्न अलग अंदाज में देखने को मिला, जहां मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का मुकाबला हुआ और इसे देखने के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ी। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप फाइटर्स के बीच मुकाबले का लुत्फ राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रंट रो में बैठकर उठाया। इस दिलचस्प मुकाबले में 5 देशों के 14 मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर्स ने हिस्सा लिया। G7 समूह के नेता आज फ्रांस में अहम बैठक करेंगे। 15 से 17 जून तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेता कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ईरान के मामले में आगे की कार्रवाई पर बातचीत भी शामिल है। इस बैठक को लेकर सुरक्षा काफी कड़ी है। वहीं इस बैठक से पहले जेनेवा की सड़कों पर G7 के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई। भीड़ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। अल्बानिया की राजधानी तिराना में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। अल्बानिया में प्रस्तावित लग्जरी विकास परियोजना का जबरदस्त विरोध चल रहा है। ये प्रदर्शन काफी समय से चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने क्रांति के नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। रविवार को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 2 हेलीकॉप्टरों की भीषण टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर एक इलेक्ट्रिक कार डीलरशिप को लीज पर दी गई जमीन पर गिरे। वहां मौजूद गाड़ियों की लिथियम बैटरी की वजह से आग और ज्यादा भड़क गई।
मरने वालों में अमेरिकी सिंगर ओलिवर ट्री और अर्जेंटीना के यूट्यूबर गास्पर प्रिंस शामिल हैं। रविवार को मिसौरी के बटलर में एक प्राइवेट प्लेन के क्रैश होने से 11 स्काई डाइवर और एक पायलट की मौत हो गई। हालांकि क्रैश किस वजह से हुआ, इसकी जांच अभी चल रही है। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 में भारतीय टीम ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से मात दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 44 गेंदों में सर्वाधिक 68 रन की पारी खेली। हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए और वे महिला टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। भारत के धीरज बोम्बादेवरा और कुमकुम मोहद ने तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में रिकर्व मिक्स टीम स्वर्ण पदक जीता। धीरज और कुमकुम ने ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए 32 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का ऐलान किया। अंतिम सूची में 22 पुरुष और 10 महिला एथलीट शामिल हैं। अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह ने रचा इतिहास। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की के 412 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के रिकॉर्ड की बराबरी की। 4 बार की विजेता जर्मनी ने विश्व कप में पहली बार खेल रही कुरासाओ को 7-1 से मात दी। कुरासाओ आकार और जनसंख्या के हिसाब से विश्व कप में हिस्सा लेने वाला सबसे छोटा देश है। कुरासाओ के प्रशंसकों ने अपनी टीम के पहले विश्व कप मैच का जश्न मनाया। टीम के प्रशंसकों का मानना है कि उनके छोटे से देश के लिए विश्व कप में खेलना ही एक बड़ी बात है। फीफा विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने एक्वाडोर को 1-0 से हरा दिया। आइवरी कोस्ट के लिए डियालो ने 90वें मिनट में विजयी गोल किया। जापान ने फीफा विश्व कप में अपने पहले मैच में नीदरलैंड्स को के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। जापान ने 2 बार पिछड़ने के बाद वापसी की। जापान और नीदरलैंड्स का मैच ड्रॉ होने के बाद जापान के प्रशंसक काफी खुश नजर आए। उनका मानना है कि उनकी टीम ने नीदरलैंड्स को ड्रॉ पर रोककर एक बड़ा काम किया है। जापान के साथ मुकाबला ड्रॉ होने के बाद नीदरलैंड्स का प्रशंसक काफी निराश दिखे। नीदरलैंड्स के प्रशंसकों का मानना है कि ये मैच उनकी टीम को जीतना चाहिए था। ईरान की फुटबॉल टीम फीफा विश्व कप मैच खेलने के लिए रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मैनहट्टन बीच पर स्थित अपने होटल पहुंची। ईरान की टीम का बेस कैंप मैक्सिको में है। हैती को भले ही विश्व कप के अपने पहले मैच में 1-0 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम के प्रशंसकों के जोश में कमी नहीं है। हैती का अगला मुकाबला 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील से होगा। केप वर्डे टीम के प्रशंसक विश्व कप में अपनी टीम के पहले मैच को लेकर काफी उत्साहित हैं। विश्व कप में आज केप वर्डे का सामना स्पेन से होगा। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें यहीं अनुमति दें। नमस्कार।